नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, टीएमसी का तो सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई और हार को भी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अब उनका आगे क्या होगा? कायदे से तो उनको कल देर शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी के अंदर उतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो आज ये समस्या इतनी सिर से ऊपर, ये पानी इतना सिर से ऊपर नहीं चला जाता। ये ममता बनर्जी वो है जो जिनको हार स्वीकार करना क्या मतलब अपने जो उनका तरीका तानाशाहों वाला है। और आज मतलब कल जब परिणाम निकले उसके बाद शाम को जिस तरीके से वो भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर से निकलकर वो एक तानाशाह का रोना, मतलब रोना रो तो नहीं रही थी लेकिन रोना तो रो रही थी। मतलब कि मुझे लात मारी, ये मॉरल विक्ट्री नहीं, इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है, ये मॉरल विक्ट्री नहीं है। दुनिया भर की थ्योरी जो अपनी कहानियां सुना रही हैं, एक लाचार, एक हारा हुआ, एक पिटा हुआ, एक तानाशाह। कोई और देश होता तो एक ऐसी स्थिति तानाशाह की बिल्कुल वही होती जो तानाशाह, जो एक तानाशाह की होनी चाहिए दुनिया में हम देखते हैं। ये उनका सौभाग्य है कि वो उस देश में है जहां अभी भी लोग हिंदू मूल्यों से चलते हैं। और जिस पार्टी से वो हारी हैं, वो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा ज्यादा करेगी, उनकी चिंता करेगी, जबकि उन्होंने नहीं किया उनके साथ। लेकिन ठीक है, ये बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन ममता बनर्जी की जो लाचारी, जो चेहरे पे जो उनके वो है, वो एक तरफ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वो सारा पैतरा, ममता बनर्जी का वो तेवर। ममता बनर्जी इतनी कोई सरल राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत अपने टैंट्रम दिखाए और उसके बाद वो घर जाएंगी और सो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। ममता बनर्जी अब आगे क्या करेंगी? मतलब देर रात तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि सामान्य रूप से क्या होता है कि चुनाव की हार होती है, लगभग जब स्पष्ट हो जाता है तो जो बैठा हुआ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी पद वाला व्यक्ति होता है वो जाता है और राज्यपाल से मिलके, राष्ट्रपति से मिलके और इस्तीफा दे देता है। लेकिन अब देखिए क्या इसमें पूरा एक पेच है। 7 मई को बंगाल विधानसभा का अंतिम दिन है। 7 मई के बाद ये विधानसभा समाप्त हो जाएगी। तो जब विधानसभा समाप्त हो जाएगी, आप इस्तीफा दो या ना दो, हालांकि मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती हैं, अगर हम इसको एक काल्पनिक प्रश्न मान के चलें, क्योंकि जो उनके तरीके, जो उनका तौर तरीका है, उसमें ये बात तो इसका पर्याप्त आधार है कहने का, नहीं देंगी तो भी 7 तारीख को ये विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। और भंग हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और उस वक्त जो नई विधानसभा चुनी गई है उसको सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। तो अब ये देखना है ममता बनर्जी को कि उनको अपनी कितनी फजीहत करानी है। उन्होंने देश की सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश के चुनाव आयोग से लड़ाई। और लड़ाई लड़ने का मतलब, देखिए लड़ाई लड़ना एक अच्छी बात होती है कि लोकतंत्र में आप फाइटर दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को, जनता को भी पसंद आता है। लेकिन फाइटर दिखने और लड़ने में फाइट के कुछ मुद्दे तो हों। अंट शंट चीजों पर आप गई, आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे विषयों पे चली गई कि एक तो यहां तक कि जी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा क्यों भरा, उनका पर्चा कैंसिल कर दिया जाए। इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके के जो एक फालतू फंड के जो इश्यूज थे वो ले लेके सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सब जगहों पे खड़ी होती रही। तो ममता बनर्जी की इस पूरे चुनाव का अगर कहीं एक जाकर देखिए, बहुत सारे आंकड़ों की बात हो रही है, बहुत सारे स्विंग, ये वो सब बातें हो रही है, वो अपनी जगह सही है, वो ठीक है। लेकिन जो ममता बनर्जी का हार का जो एक कारण मुझे जो दिखाई देता बहुत स्पष्ट रूप से, कि ममता बनर्जी जमीन पर नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी कोर्ट में लड़ रही थी, ममता बनर्जी भाजपा से नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लड़ रही थी, ममता बनर्जी अपने मुद्दों से के लिए नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी राम से लड़ रही थी। ममता बनर्जी का कोई भी विषय जो था वो बिल्कुल वो था जो ममता बनर्जी की खुद की अपनी पहचान से अलग है। ममता बनर्जी तो भाई एक वो कि हवाई चप्पल पहन के सड़क पर चलने वाली नेता के तौर पे लोगों ने देखा था। आज वो नेता जो है एक हास्यास्पद, एक ऑटोक्रेट टाइप जैसी उनकी छवि बन चुकी है। तो वो पूरी छवि जो जिस तरीके से कल देर शाम तक उनकी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश लुटियंस मीडिया करती रही, एक खास वर्ग जो है वो उनकी हार को तरह तरह से जस्टिफाई करता रहा, एसआईआर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फर्जी फंड की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी गई, उन्हीं का परिणाम था कि ममता बनर्जी उस जाल में फंस गई। और उस जाल में फंस कर अंततः अपना उन्होंने ये हाल करा लिया कि आज वो एक हास्यास्पद नेता, एक पिटी लुटी तानाशाह से अधिक कुछ नहीं है।
अब सोचिए ना कि वो दंदन आती हुई भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर में घुसे और फिर उन्होंने जो जिस तरह का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा मुझे धक्का मारा गया, मुझे मारा पीटा गया। सर वहां सीसीटीवी कैमरे लगे, इतने लोग मौजूद थे। फिर बाहर आकर उन्होंने कहा कि ये एक अनैतिक जीत है, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये लूट है, लूट है, लूट है, हम वापसी करेंगे। सर वापसी कब करेंगे? अब तो 5 साल बाद करेंगे ना, 2031 में जब होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलती आई हैं। इस बार वो कोई ड्रामा नहीं कर पाई, लेकिन अब ड्रामा उन्होंने भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर में जाकर करने की कोशिश की। और फिर आप सोचिए वो हारी किससे हैं? शुवेंदु अधिकारी जो उनके बहुत क्लोज हुआ करते थे एक जमाने में, 2-2 जगह से चुनाव जीते, नंदीग्राम से भी और भवानीपुर से भी। भवानीपुर से वो ममता को हराने के लिए ही आए थे और हरा दिया। तो ये हार बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है सही मायने में। देखिए, भवानीपुर नंदीग्राम का तो मैं कह सकता हूं कि शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया, लेकिन भवानीपुर का मेरा मानना है कि वहां की जनता ने हरा दिया। वहां की जनता ने चुना, वहां की जनता ने सोचा, बिल्कुल कहा नहीं, चैनल वाले हवा लेते रह गए, सबको उन्होंने झांसा दिया और जाकर चुप, जो एक था कि भाई चुपचाप फूल फूल छाप, तो उसमें बात आती थी कि भाई फूल कौन सा फूल दो, जोड़ा फूल या फिर पद्म फूल, मतलब कमल का फूल। तो वो जोड़ा फूल एक भ्रम बना रहा अंत तक। वहां की जनता ने एक तरह का इनके साथ गेम कर दिया और आज वो एक बिजराई घूम रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या खेला हो गया है, जो खेला होबे करके और घूम रही थी दंदनाते हुए पूरे देश में। पूरे देखिए, ममता बनर्जी के पास विकल्प बहुत सीमित है। ममता बनर्जी के पास जो अपनी थिएट्रिक्स करने का जो एक विकल्प रहता है, अब वो भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता नहीं है। आप जो भी करोगी उसका क्या परिणाम होगा आपको, अब इतने जो आपने जो पाप किए हैं, अभी तो वो फाइलें खुलनी है आपकी। अभी आपके सारे ईसी फीसी जितने केसेस हैं वो भी तो खुलेंगे, उन सबका न्याय भी होगा। आपके जितने भी ये पोस्ट पोल वायलेंस के केस भी अभी आपके साथ चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से इंडियन स्टेट, जो भारत का संविधान है, जो भारत का जो भारत की कानून व्यवस्था है, उसके रहमो करम पे है। और अगर ममता बनर्जी अब भी नहीं सुधरेंगी, यहां से भी नहीं सुधरेंगी, तो ममता बनर्जी का के आने वाले दिन राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से, और उन साथ साथ में जो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ममता बनर्जी अपने भतीजे को भी और अपने भतीजे के साथ साथ अपनी ये गुंडे लफंगों की जो इनकी पूरी फौज है उनको लेके डूबेंगी। और भगवान करे उन्हें सद्बुद्धि आ जाए कल से लेके आज तक में कोई उनको समझा दे कि भाई अब हो गया, अब हार चुकी हैं आप, अब 31 में ही नंबर आएगा, उससे पहले आपके लिए करने के लिए कुछ है नहीं। आप चाहो तो प्रधानमंत्री पद के सपने देख लो, उसमें कोई मनाही नहीं है। वो तो बहुत सारे लोगों ने देखा है और देख देख के पिट पिट के गए मतलब तो आप भी देख लो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं है। अब जैसे आपने कहा ना फाइलें खुलेंगी, ये नोटिस है जो कि बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुष्यंत नरियाला, उन्होंने जारी किया था देर शाम कल, और साफ कहा था कि जो फाइल्स हैं उनको संजो कर रखा जाए, यानी कि जितने भी मंत्रालय उन पर ताला लगा दिया जाए, सील बंद कर दिया जाए, कोई फाइलों को हिला ना पाए। तो अब तो इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों पर, ममता पर। जैसे आप देखो ना, 7 मजिस्ट्रेट जो ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे, उनकी तो लगभग लिंचिंग की तैयारी कर ली गई थी। कहां से इशारे आ रहे थे, कहां से पूरा खेल खेला जा रहा था, उसकी फाइल तो एनआईए खोलेगी, चार्जशीट दायर होगी। बहुत सारे मामले हैं ममता के खिलाफ। अब तो ममता को ही शुक्र मनाना चाहिए कि कहीं वो जेल में ना चली जाए। ममता बनर्जी के अपराध जो है वो पॉलिटिकल क्राइम से ज्यादा, जैसे एक सरकार होती है करप्शन करती है। आपने 25,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसमें आपने कमीशन लिया, आपने सब कुछ उस तरीके के सारे भ्रष्टाचार की। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की, किसी सरकार के बारे में भारत की किसी भी कोर्ट ने आज तक ये टिप्पणी नहीं की है जो ममता बनर्जी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की थी, कि ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया सिस्टमेटिक फ्रॉड था। फ्रॉड मतलब एक जालसाजी, और उस तरह का आरोप इनके ऊपर है। बाकी कहीं होता है कि भाई कुछ लोग मिलकर, कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री, कुछ नेता करप्शन करते हैं। यहाँ एक पूरी सरकार ने करप्शन किया। हालांकि इस मामले में जब हम ये बात कहते हैं तो हमें केजरीवाल दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, केजरीवाल का अलग तरह का केस है, हालांकि इन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनका केस अलग था। तो इनके बारे में उस तरीके के तो जो है वो छोड़ दीजिए। इनके बारे में जो है वो देशद्रोह से लेकर नरसंहार करने, जो पोस्ट पोल वायलेंस है, हिंदू के नाम पर चुन चुनकर हिंदुओं को मारने,
भारत को एक पूरे एक कहीं ना कहीं अब ये बात लगातार सामने आ रही है, हालांकि अभी किसी ने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, तो मैं खुद पे ही ओन करते हुए इसको कहता हूं कि एक ग्रेटर बांग्लादेश का जो एक सपना, जो बहुत समय से एक कुछ शक्तियां देख रही हैं अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर की, जो भारत विरोधी शक्तियां, कि भारत को हम एक बांग्लादेश से जोड़कर, जो ये मोहम्मद यूनुस बोला करता था, तो मोहम्मद यूनुस का जो सपना था वो सपना भी ये लेके बैठी हुई थी, भाई वरना आप क्यों नहीं बाड़बंदी करवा रही हो, क्यों नहीं आप वहां पर बीएसएफ को दे रही हो वो जगह जो कि वो बंद करे, क्यों आप इस सब चीजों में रुकावट डाल रही हो। अरे भाई, आप आपने जितने घुसपैठ कराने थे करा लिए, उनके पासपोर्ट और सब दुनिया भर की चीजें आपने उनको दे दी, उनके फर्जी राशन कार्ड और सब कुछ बनवा दिया, अब आप पॉलिटिकली सेफ हो, अब तो आप भारत को सुरक्षित कर लो। लेकिन ममता बनर्जी के अरमान उससे कहीं आगे थे। ममता बनर्जी भारत में रह के, भारत के एक मुख्यमंत्री होते हुए ये वो कर रही थी जिसकी कल्पना शायद भारत के जो सारी व्यवस्था बनाने वाले, संविधान निर्माता और व्यवस्था की जो चीजें डिक्टेट करते हैं, उन लोगों ने संभवतः इससे पहले नहीं की थी कि कोई, हालांकि इस उदाहरण तो कश्मीर का भी है हमारे देश में, और भी कई राज्य हैं जिनमें इस तरह की स्थितियां आई हैं, लेकिन ठीक है, वो तो एक कहानी जा चुकी है और उस समय लोगों की उस तरीके की जागृति नहीं थी। आज समाज जो है वो एक एक चीजों पर रिएक्ट करता है, एक एक समाचार पर रिएक्ट करता है। उस देश में रोज सुप्रीम कोर्ट, रोज हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इनको डांट लगा रहा था, इनको फाइन लगा रहा था, और ये महिला और इसकी सरकार ये फाइन दे रहे थे 25,000 रुपए और 30,000 और कुछ रुपए, लेकिन ये बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दे रहे थे। ये फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे थे, फर्जी पासपोर्ट बनवा रहे थे, फर्जी पासपोर्ट, जबकि देखा जाए तो पासपोर्ट की व्यवस्था अलग है, लेकिन चूंकि इन्हीं का पूरा तंत्र है, जब जिस राज्य में बैठकर कोई सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में बैठकर जो है वो कोई केंद्रीय कर्मचारी भी, भाई जो भय का माहौल है वो सबके लिए था, तो जो पासपोर्ट वाले हैं वो भी इनके कहे पर रिक्शे वाले और उनके बना रहे थे। तो ममता बनर्जी के जो अपराध हैं वो बहुत ही आपराधिक, मतलब एक सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के नहीं है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर है, और निश्चित रूप से अगर उनकी फाइल खुलेगी तो कानून की चक्की पीसेगी तो अब बस इसके विपरीत जो दूसरी बात जाती है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं नेता जो है अपनी बिरादरी की, जैसे जजेस जो है वो हमारा मतलब अपनी फ्रेटर्निटी का व्यक्ति है, तो उसके घर 200 करोड़ रुपए जल भी गए तो शांत हो जाओ, धीरे से उसमें मिट्टी डालो। तो लालू यादव भी तो बैडमिंटन खेल ही रहे हैं ना। तो और इस राजनीति की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा कठिन होता है किसी नेता को, लेकिन इनके कोई ऐसा नहीं कि इनके लिए कुछ अब अच्छा होने वाला है। भारत की राजनीति में इनके लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं रखा है, इनका कोई बाउंस बैक नहीं होगा। जो टीएमसी ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने देखा कल, कि वी विल बाउंस बैक। तो अब आप बाउंस बैक होगे तो बाउंस बैक होके आप बांग्लादेश ही जाओगे, वहीं से आए थे और वहीं का आपका भविष्य भारत में अब आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि जनता वहां बांग्लादेश की मतलब जिस तरीके से आपके लिए खुली हुई थी, वहां की संसद में आपके लिए, आपकी जीत की दुआएं हो रही थी, और बंगाल की जनता ने जिस तरीके से आपको चुपचाप, आपको मतलब एक क्या कहते हैं कि धक्का, मतलब पीछे से लात मारी है, जिसको ममता बनर्जी ने फील किया आज, मतलब वो कह रही है कि मुझे लात मारा, तो वो लात बेसिकली उनको जो अनुभव हुआ है वो जनता की लात थी, उनको पता नहीं चला कि किसने मारा। सर बहुत ही गुपचुप तरीके से अंडर करंट था बंगाल में, और किसी को आभास भी नहीं हुआ। आप सोचो, बीजेपी 200 पार चली गई, किसी ने सोचा था 150 160 तक तो सब मानकर चल रहे थे, लेकिन 200 पार जाएगी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो इसका मतलब तो ये है कि कोई भी भांप नहीं पाया, लेकिन पूरा का पूरा मंत्रिमंडल साफ हो गया सर, एक मंत्री नहीं जीत पाया। तो दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की राजनीति पे देखें, आपको लगता है कि ब्रेक लग जाएगा अब? क्योंकि पहले भी लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस तो अब उनके भतीजे के हाथ में जाने वाली जो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे थे कि अरे 4 के बाद आकर दिखाना, कितनी आंखें दिखा रहे थे लोगों को कि 4 मई के बाद कोई दिल्ली से बाप आकर तुमको नहीं बचाएगा। अब तो खुद पता नहीं कौन से दड़बे में घुसे हुए हैं। देखिए, जो चुनाव के आंकड़े हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बहुत ही अंडरलाइन में समझ में आती हैं। वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी खबर है। उसमें भाजपा जो जीती है, भाजपा की तो एक तरह से घर वापसी है, क्योंकि भाजपा की जो जन्म की जो मतलब ठीक है स्थापना कहीं और हुई होगी, मुंबई में हुई होगी, लेकिन उनकी तो गर्भनाल जो है वो बंगाल से ही जुड़ी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बहुत नाम लिया गया। तो एक तो उनकी एक तरह की घर वापसी है, बंगाल की घर वापसी कह लें, बंगाल में भाजपा की घर वापसी कह लें। दूसरी जो है कि ममता बनर्जी को उन सीटों पर वोट मिला है जहां पर डेमोग्राफी ठीक ठाक चेंज हो चुकी थी, जहां पर 30% के आसपास मुसलमान थे, 70% के आसपास हिंदू थे, वहां भाजपा बहुत ही आराम से निकाली है, कहीं 10,000 के मार्जिन से, कहीं 20,000 के मार्जिन से, अलग अलग है, कहीं कम, उससे भी कम से भी। फिर लेकिन
जहां पर भी ये डेमोग्राफिक चेंज जो है वो 40%, 60-40 का रेशियो से अधिक हो चुका है, वहां भाजपा के लिए कठिनाई आई है। दक्षिण 24 परगना उसका एक उदाहरण है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप मैप में देखें तो हर जगह छोटे छोटे पैकेट्स दिख रहे हैं भाजपा के, लेकिन वहां पर कठिनाई हुई है भाजपा को। वहां पर ममता बनर्जी जो है, वह जहां पे ये 60-40 वाला रेशियो है, वहां पर ममता बनर्जी जीती है। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो इनका वो था बाबरी वाला, क्या नाम है उसका, हुमायूं, सब तो ये पूरा का पूरा मुगल राजवंश तो ममता बनर्जी के बंगाल में फल फूल रहा था ना। हुमायूं वहां है, शाहजहां वहां है, संदेश खाली वाला, फिर जहांगीर, और पता नहीं कौन कौन, शहजादा सलीम, और सब पता नहीं कौन कौन उन्होंने पाल रखे थे। पूरा मुगलिया सल्तनत फल फूल रही थी बंगाल में, और बात हो रही थी बंगाल की संस्कृति की, माँ माटी मानुष की, सब दुनिया भर की। तो खैर वो जो वहां पर उसका दोनों सीटों से जीत जाना हुमायूं कबीर का, वो फुरफुरा शरीफ वाला आईएसएफ वाले जो नेता है, जो हालांकि वो अपनी सीट से जीता है और बाकी उसका कोई नहीं जीता, लेकिन ठीक है उसका जीत जाना। तो जहां जहां पर चीजें पूरी बदल गई हैं और जहां पर मुसलमानों को उनका एक पसंदीदा, जबकि देखा जाए तो टेंटेड था हुमायूं कबीर, एक तरह से देखा जाए तो उसको तो उसके ऊपर तो ठीक समय पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया और एक शक का कीड़ा तो आ ही गया कि भाई इसको तो अमित शाह ने खरीद रखा है, ऐसा कुछ एक उन्होंने फैलाया भी। तो अब अगर वो जीत जाता, इसके बावजूद अगर वो मुसलमानों से गद्दारी कर रहा था, भाई मुसलमानों ने देखा ना कि भाई इसने तो अमित शाह से साठ गांठ कर रखी है, बीजेपी के से पैसे लेकर ये खेल रहा है और ये हमारा आदमी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने उसी को चुना है, और उसको एक नहीं बल्कि दो दो सीटों से उसको चुना है। तो इसलिए चुना है क्योंकि उनके लिए वहां पर वो चूंकि कंफर्टेबल सिचुएशन में है, और वहां पर उनका, वहां टीएमसी को उन्होंने नकार दिया, वहां उन्होंने अपना आदमी चुना। तो अब ये डेमोग्राफी जो पूरे देश में, जो चाहे वो आप बिहार में आपने देखा था, सीमांचल प्रदेश में, और कहीं पे भी जो ओवैसी के आने से जो एक हड़कंप मचता है सारे जो सेकुलर पार्टियां होती हैं उनमें, तो ये प्रोसेस बंगाल में बहुत तेजी से दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जिस काठ की हांडी में थी, जिस काठ की हांडी में ये इनकी पक रही थी, जो इनका बिरयानी, वो जो है कहीं ना कहीं इसमें जलेगी। और कहीं, और ये जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम, हालांकि उनके लिए भी आगे समय जो है भाजपा के राज में उनका क्या होगा भी देखने वाली बात है, लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसके लिए रियल चैलेंज है, क्योंकि उनका जो वोट बेस था, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरीके की सरकार चलाई, हिंदू वोट जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ भाजपा की तरफ। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसा असम में हुआ। असम में यही काम 10 साल पहले हो गया, बंगाल के लोगों ने 10 साल के बाद किया। बंगाल और असम में अंतर ये था कि बंगाल में भय बहुत था, चूंकि बहुत एक तरह से आतंक था, उस आतंक से पार पाने में समय ज्यादा लगा बंगाल को, लेकिन जब वो पा लिया उन्होंने, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया हुई है जो असम में हुई। तो आगे से आपको बंगाल में ममता बनर्जी के लिए पैर रखना उसी तरीके से कठिन होगा जिस तरीके से असम में आज की डेट में कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी रह गई। उनके जितने चुने गए शायद मेरे ख्याल से 20, मतलब एक या कोई 2 हिंदू विधायक है, बाकी सब मुसलमान है। तो चूंकि वहां बदरुद्दीन अजमल एक छोटे से पैकेट में है, और वहां जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग है। बंगाल इस मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि बंगाल में ये जो आईएसएफ और ये जितने भी इस तरीके की गुंडे मवाली हैं, जो माफिया, मुस्लिम माफिया, तो ये मुस्लिम माफिया जो है ममता बनर्जी के लिए आगे आने वाले दिनों में एक संकट समस्या पैदा करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस अब एक रह पाएगी? पहले से ही खबरें आती रही हैं भतीजे और बुआ के बीच में अनबन की, अब आगे जो भी होगा उसमें आपको लगता है एक साथ रह पाएंगे सब? देखिए, जब दिल्ली में केजरीवाल नहीं रह पाए, तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि इस आंधी में जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े बहते हैं, बड़े बड़े उड़ते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो सज्जन है उनके भतीजे, वो तो वहां के मतलब उनका तो करोड़ों का व्यापार है, वो तो कोई माँ माटी मानुस वाले नहीं है। उनका तो जो व्यापार है उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे आगे आने वाले दिनों में उनको अपना धंधा संभालना है। तो आप जिस बैठे हो अपने नीचे देख तो लेते कि आप किस रेत पे खड़े हैं, और आपके नीचे पांव तले जमीन कब खिसक जाएगी आपको पता नहीं है। तो अभी जो उनका ये करोड़ों का जो एम्पायर है वो समस्या में आएगा। और वो पूरी तरह से इसी गुंडागर्दी की देन था। ऐसा तो था नहीं कि भाई अभिषेक बनर्जी कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, बहुत बड़े अडानी अंबानी थे और बहुत उन्होंने अपनी व्यापारिक बुद्धि से किया, वही गुंडागर्दी से कमाया। तो वो एक चुनौती आएगी उनके लिए कि उसके कारण उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और क्या क्या उनके हाथ से छूटेगा, क्या क्या उनके हाथ में रहेगा।
ममता बनर्जी के साथ अब उम्र नहीं है। ममता बनर्जी अपनी फाइलें लेके, जो उन्होंने लेके आईपैक वाली फाइल भागी थी, अब उसी तरीके की करीब उससे कई गुना ज्यादा भारी फाइलें लेकर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी। और उनके वकील जो है, अभी तक तो चले ठीक है, उनके सरकार देती रही होगी या जैसे भी रहा होगा, लेकिन आगे उनके लिए ये मतलब अब उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा। एक नेता का बुढ़ापा जो है वो मतलब ठीक है, वो एक अभी क्या अच्छा था, लेकिन समस्या जो है उनके लिए भी कोर्ट कचहरी बहुत कष्टकारी होती है, तो उनके लिए वो होगा। उन्होंने ऐसे कर्म है उनके। बिल्कुल, अब तो फाइलें लेकर भाग भी नहीं पाएंगी, पहले भागती रही हैं, अब तो उन फाइलों का हिसाब देना होगा। 2021 में चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा हुई थी, सीबीआई की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी, ममता ने तब भी क्या क्या नहीं किया था। अब तो जब बात निकलेगी तो वहां तक जाएगी और वहां तक फाइलें खुलेंगी ममता बनर्जी की, तो अब उनकी राहें आसान नजर नहीं आती। लेकिन बंगाल के साथ बगल में असम, वहां तो कमाल हो गया। वहां देखिए, हेमंता तीसरी बार आ गए, हैट्रिक लगा लिया, 100 से ऊपर सीटें आ रही हैं। वहां गौरव गोगोई तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, उनका तो कुछ हिसाब किताब ही समझ नहीं आया। गोल हो गए वो तो। कहाँ कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार थे, राहुल गांधी कह रहे थे हम जैसे ही सरकार बनाएंगे हेमंता को जेल में डाल देंगे। अब तो पवन खेड़ा भी कहीं छुपा बैठा होगा, उसके भी दिन खराब होने वाले। पेड़ा बनाने की तैयारी कर ली है हेमंता ने। अभी तक तो मथुरा का पेड़ा होता था, अब पहली बार सुनने में आया कि असम का पेड़ा जो है वो भी मशहूर हो गया है, क्योंकि आज मैंने देखा कि कई जगहों पे पेड़े ही बट रहे थे वहां पे। तो और दूसरी बात है कि देखिए, असम एक सिविलाइजेशनल लड़ाई थी गंभीर, अगर हम बात करें। असम ने एक रास्ता दिखाया, बंगाल को रास्ता दिखाया, और बंगाल के साथ साथ अब ये दो जगहें सील होना, अगर ये दो जो हमारे एक राष्ट्र के रूप में हमारे बॉर्डर के जो ये जो दोनों एक जो कहते हैं ना कि छेद, वो छेद जब बंद होगा तो देश में सुरक्षा का जो आज एक अनुभव है वो दिल्ली में भी अनुभव होगा, मुंबई में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा, और देश के हर नागरिक को अनुभव होगा। क्योंकि अभी आज जो पूरा आप अपने शहरों में देखते हैं कि भाई बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, कहीं से कोई चला रहा है, कहीं से कोई मुंह उठा के चलाया जा रहा है कोई, तो वो सब जो एक समस्या थी वो उसकी हम आशा करनी चाहिए कि वो ठीक होगी। असम का परिणाम तो ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइन पे था, एग्जिट पोल भी सब यही कह रहे थे, वो वहां तो खामखा राहुल गांधी जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, मतलब हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं वाली बात हो गई। वो मस्कट जाने के लिए ठीक है, और वहां पे जो केरल में उनका हुआ है वो ठीक है, वो अच्छी बात है, बधाई हो उनको। केरल में राहुल गांधी कुछ और रैलियां कर लेते तो शायद वो भी ना होता। लेकिन देखिए वही बात है कि अब अंततः ये पूरी चीजें पूरा एक जगह से आपने ठीक किया। प्रधानमंत्री का जो कल शाम का जो संबोधन था भाजपा कार्यालय में, अब आप उसके संकेतों को देखिए। ठीक है, वो अभी तुरंत के चुनाव की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात, यूपी की बात, इशारों में, संकेतों में। जब बिहार जीते थे तो बिहार में कहा था कि गंगा का पानी यहाँ से गंगा सागर बंगाल जाता है। हालांकि बीच में एक आज मतलब ये बात कई लोग कह रहे हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर, तो गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में झारखंड भी आता है, झारखंड के भी एक हिस्से से गंगा जी गुजरती हैं, तो अभी वो एक है, एक छोटा सा झारखंड है। हालांकि झारखंड की सरकार उतनी उग्र वो नहीं है, उतनी उस तरीके से नहीं है, एक सामान्य तरीके से जो एक विपक्ष की सरकार होती है, कोई शत्रुतापूर्ण तरीका नहीं है उनका। हालांकि उन्होंने भी ठीक ठाक मुस्लिम तुष्टीकरण और ये सब किया, उनको सबक मिलेगा आगे से कम जमाई टोला वगैरह टाइप की चीजों से दूर रहेंगे और कोई सकारात्मक राजनीति करेंगे, उनके लिए भी एक सबक है। तो अब लेकिन जो मोदी जी का जो पूरा उस संबोधन का था वो दक्षिण की तरफ था। अब आगे जो उनका अश्वमेघ का घोड़ा जो है वो दक्षिण की तरफ जो घूमेगा, तो कर्नाटक तो पहला है, कर्नाटक तो इजी मतलब एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो ले जाएंगे, ये बहुत आसानी से ले जाएंगे। सिद्धारमैया का दोबारा आने का, और सिद्धारमैया और डी शिव कुमार की जो खींचतान है उसमें उनके दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी जो है वो आंध्र में एक तरह से आप देखें तो है ही है भाई, गठबंधन के रूप में है ही है। तेलंगाना बचा और तमिलनाडु बचा और केरल बचा, और तमिलनाडु का जो परिणाम है वो भी भाजपा के लिए देखा जाए तो उसमें भविष्य के कुछ सकारात्मक संकेत छुपे हुए हैं। क्योंकि अगर ये अन्ना डीएमके जीतती, अन्ना डीएमके मजबूत होती, कंसोलिडेट होती, तो अब थोड़ा ये कहने की बात है, क्योंकि भाजपा जो है हर जगह से, अगर आप बिहार मॉडल देखें कि भाई जेडीयू जो है, जेडीयू के ऊपर एक भाजपा जो है वो जेडीयू पे नीतीश कुमार पर बैठ के सत्ता में थी, और समय के साथ साथ जेडीयू जो है वो रिटायर हो गई और नीतीश कुमार रिटायर हो गया, और आज भाजपा जो है कमांड में है। आ तो पहले ही गई थी, मतलब सीट्स वगैरह में तो आ गई थी, लेकिन ठीक है, सत्ता में आने के लिए जेडीयू की, नीतीश कुमार की उसको जरूरत थी।
तो अब जो तमिलनाडु में जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो पूरा टीवी के फॉर्मूला है, टीवी के जो फिनोमेना है, ये कहीं ना कहीं ये भी एक लार्जर प्लान का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से 10-10 साल के प्लान करते हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा था जो अमित शाह का, कि कह रहे हैं कि जब नवंबर 2014 का, कि ममता बनर्जी ने कहा था कि अमित शाह कौन है, तो उसने कहा ममता बनर्जी क्या दीदी, मेरा नाम अमित शाह है और मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं आपकी सत्ता खत्म करूंगा। कर दिया 10 साल में। तो 10 साल तो वही देखिए, बड़े परिवर्तन ऐसे ही होते हैं। तो क्या जाने अब तमिलनाडु में और केरल में क्या होगा, वो उनको सोचना चाहिए कि आज से जो एक धारा बही है वो कैसे बनेगी और कैसे चलेगी। नहीं, पर वहां पर तो आप सोचो स्टालिन को कितना बड़ा झटका है, अपनी सीट वो भी नहीं बचा पाए। और जितने एग्जिट पोल थे उनमें कहीं उन सबको ये लग रहा था कि वही सरकार बनाएंगे, वही। ये टीवी के ये जो विजय जोसेफ थलपति, इनके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। इन्होंने तो सुपरस्टार जैसी एंट्री ली है, लेकिन सुपरस्टार जैसी एंट्री तो केजरीवाल ने भी ली थी, फिर उनका भी क्या हश्र हुआ वो भी तो सबने देखा। अब ये किस तरह से सरकार चलाएंगे सर? ये एक्टिंग तो करना जानते, लेकिन सरकार चलाने का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो पता नहीं सरकार कैसे चलाएंगे और बनेगी कैसे। अभी तो शायद 8-10 सीटों की कमी भी है इनको, अभी 118 के आंकड़े में थोड़े पहुंचे थे। हम देखें एक इसमें कि तमिलनाडु को द्रविडियन पॉलिटिक्स से छुटकारा मिल गया। ये जो भारत से जो एक सब नेशनलिज्म की पार्टी जो पॉलिटिक्स थी, जो पेरियार की जन्म की पैदा की हुई, उससे कम से कम बहुत लंबे अरसे के बाद तमिलनाडु को छुटकारा मिला है। दूसरी बात है कि अब ये आए हैं, ये फ्रेश माइंड से, इनके लिए इनकी स्लेट खाली है। ये हीरो हैं, हीरो की तरह आएंगे, हीरो की तरह आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको भी तो केंद्र से बना के चलना होगा। क्योंकि तमिलनाडु में मतलब ठीक है, तमिलनाडु वो स्टालिन अफोर्ड कर सकते थे, जिस तरीके से उन्होंने हिंदी विरोध की राजनीति की, जिस तरीके से सनातन धर्म के विरोध की राजनीति की, वो भी इनके लिए सबक है। आप सोचिए कि चुनाव के परिणाम आने के बाद सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं ये विजय। तो विजय का अब उनको तो ये भी दिख रहा है कि भैया हमको मतलब एक सबक है आपके सामने कि भाई सनातन को आप डेंगू मलेरिया बताओगे या आप कुछ करोगे। तो जिस तरीके देखिए, इस चुनाव का एक और बड़ा भारी टेक अवे था कि हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की बात काफी समय से होती है कि भाई हिंदू जो आप मुस्लिम वोट बैंक जो एक प्रशांत किशोर बोला करते थे कि भाई टीएमसी तो 30% से शुरू होती है, क्योंकि 30% है और उसको 100% मुस्लिम वोट मिलता है। भाजपा को 100% हिंदू वोट पाना पड़ेगा। वो बात बिल्कुल सही थी वो, लेकिन वो उस बात को ऐसे कहा गया था कि जैसे ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव हो रहा है। बंगाल ने दिखाया, असम ने दिखाया, उत्तर प्रदेश ने समय समय पर दिखाया कि भाई हिंदू के जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो आप उनको जातियों में बांट दो, आप झूठ मूठ का मीडिया के थ्रू कभी दलित अत्याचार और कभी ये अत्याचार और कभी ब्राह्मण लड़ रहे हैं, क्षत्रिय लड़ रहे हैं और ब्राह्मण नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, कि थ्योरी आप जो कर के आप चाहते हो कि यहाँ पर एक कुछ फॉर्मूला आप बना लें, तो उससे कुछ देर के लिए भ्रमित करने में कभी कभी सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह चल नहीं रहा है। बंगाल में किसी ने अपनी जाति नहीं देखी, मुझे लगता है वहां पर कहीं किसी ने जाति बनकर, हालांकि बंगाल का कोई ट्रेंड नहीं है, बंगाल के बारे में ये कहना थोड़ा गलत है कि बंगाल में कुछ अपवाद वाले राज्यों में तमिलनाडु ज्यादा जाति पे चलता है, यहाँ तक कि बिहार से भी ज्यादा जाति पे चलता है। लेकिन बंगाल ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी को पहचाना, देखा, और ये देखा कि भाई ये आखिरी पीढ़ी है, अगर ये नहीं तो अब कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं की जो एक भावना आई है उन लोगों में, उसने ही सब कुछ ये अंतर आया है। अब इसमें जो है ये सबक बाकी राज्यों में भी आएगा, बाकी जगहों पर भी लोग देख रहे हैं, बाकी ये भावना लोगों को भी दिख रही है। भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ईरान और इराक में क्या हो रहा है, वो भी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके की उग्रता है, जिस तरीके के सपने हैं हमारे गंगा जमुनी तहजीब वालों की, तो अगर आप नहीं जागोगे तो आपके लिए क्या बचा है इस देश में। तो वो अनुभव ठीक है, वो समझने में, वो एहसास होने में कुछ लोगों को देर हुई, लेकिन ठीक है, देर हुए देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सनातन के नाम पर लोग एकजुट हुए हैं और वो पूरा बंगाल में इसका बात का श्रेय सारे हिंदू समुदाय को जाता है। लेकिन अब तो एक थ्योरी ये भी घड़ने शुरू हो गई ना कि अरे बीजेपी इतनी सीटें ले आई तो ऐसा कैसे हो सकता है, मुसलमानों ने उनको वोट ना दिया हो। अब तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है ये भी कहना शुरू हो गया है। आप देखिए कल देर शाम से जैसे कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, मार पिटाई भी हुई, उसको लेकर भी कहना शुरू कर दिया है कि अरे अगर बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऐसे मार पिटाई करेंगे तो टीएमसी और उनमें फर्क क्या रहेगा। मतलब आप मान रहे हो कि टीएमसी वाले गुंडे थे, कल तक तो नहीं मान रहे थे ना, अब खुद ही मानने लगे। अब उनको लग रहा है कि टीएमसी वालों को बचाया जाए,
जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहेंगे 90 दिन तक, चंद्र प्रकाश जी, मुझे लगता है वो टीएमसी गुंडों को बचाते नजर आएंगे। देखिए, ये तो सुविधाजनक चुप्पी हमने देखी है कई बार कि जब भी कहीं पे हिंदू मारे जाते हैं, चाहे वो भारत का कोई राज्य हो या दुनिया में कहीं पे भी हो। बांग्लादेश अभी सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल है कि जब हमारे यहाँ का पूरा जो रोने वाला तंत्र है, वो अचानक से बिल्कुल उस समय मौन हो जाता है और कहता है हिंदू मुसलमान मत करो। बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान नहीं, वहां मुसलमान भी तो मारे जा रहे हैं। भाई आप तो ये वो वर्ग है जिसने तो पहलगाम के हमलों को भी हिंदू मुसलमान मत करो वाली थ्योरी में समेट दिया था। एसआईआर को, ये पूरा परिणाम एसआईआर के कारण है। एक ये कह के इस चुनाव को अब नई नई थ्योरीज गढ़ी जाएंगी, नई नई बातें गढ़ी जाएंगी। आप जो कह रही हैं, अब बहुत समय तक इस मृग मरीचिका में तो भाजपा भी रही है। भाजपा की रैलियों में टोपी वाले बिठाए जाएंगे, कुछ फिर कहा जाएगा कि नहीं एक मुस्लिम मंत्री होना चाहिए, आपने एक भी टिकट नहीं दिया लेकिन एक मुसलमान मंत्री बनाओ। इस तरीके का प्रेशर बनेगा कि भाई जिस राज्य में 35% और 30% मुसलमान है, वहां पर आपके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री नहीं है और मुसलमानों में ने भी तो वोट दिया होगा, टाइप की थ्योरीज दी जाएंगी। तो ये एक मृग मरीचिका है। भाजपा ने समय के साथ साथ इसको समझा है और इसको तोड़ा है। और इसमें जितनी जल्दी वो इस कई बारी वो समझ रहे होते हैं जानबूझकर, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कि भाई ठीक है राजनीतिक रूप से हमको कोई कुछ ना कहे, वो एक पॉस्चरिंग भी करते हैं, क्योंकि है तो अंततः डेमोक्रेसी और है तो आप दुनिया से बधे हुए, आपको दिखाना भी है बहुत सारे लोगों को। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये कहानियां गढ़ी जाएंगी, अब वो लोग हंस देंगे। मतलब चाहे आप जो भी करोगे, आपके जितने भी नैरेटिव बनते हैं वो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं, आपके लोगों द्वारा ही एक्सपोज कर दिए जाते हैं। आप कहते हो कि जी बंगाल तो बड़ा पीसफुल और बड़ा बंगाल, मतलब सोचिए क्या क्या काम चुटकुले सुने हमने पिछले दिनों में कि बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन एक आम जो है वोट देकर निकल कर अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता तो फिर भारत पाकिस्तान क्यों हुआ, हमारा देश क्यों बटा था अगर बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता है तो। भाई लोगों को ये प्रश्न दिखाई देने लग गया है, वरना तो जितने दिन जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम से, और आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, कि एक एक्टर है मतलब तृणमूल के, और उनके पर भी कुछ अटैक वगैरह हुए, हमले हुए, हार गए हैं वो। मतलब टॉलीवुड जो कलकत्ता का की फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं, और व्यक्ति ने टॉलीवुड को पूरी तरह से एंटी हिंदू एजेंडे में प्रयोग कर रहा था। वहां से जो भी लोग अपनी हिंदू आइडेंटिटी के साथ थे उनको लगभग आउट किया। ये जो वो एक तरह की फैक्ट्री बन गई जहां से ये दिल में काबा और नयन में मदीना जो वाली जो हीरोइनें निकल रही हैं, वहीं से तो निकल रही है ना ये जितनी इनकी लभेड़ निकल रही है। और धीरे धीरे इन्होंने हिंदुओं को पूरी तरह से उस इंडस्ट्री से आउट किया। तो वो सब के पर जो एक बैकलैश आ रहा है, कई जगहों पर सफाई होनी है, कई जगहों पर चीजें जो है वो आगे आने वाले दिनों में साफ होंगी, शांति से हो, अच्छा है, मतलब यही हम आशा करते हैं। सर, और अब तो 21 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। आप पूरा नक्शा भारत का देखें तो बस चंद एक जगह रह गई है जहां हरा या नीला कुछ दिख रहा है, बाकी तो पूरा का पूरा भगवामय हो गया है। तो ये तो वो जो मस्कट में बैठे हुए कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे या कुछ और पी रहे थे, उनको देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, चुनाव से पहले ही भागे, मतलब उनको पता था कि नतीजे ऐसे रहने वाले हैं। और दूसरे जहां पे उनकी सरकार बनी सर, केरलम, वहां से लेफ्ट की छुट्टी हो गई, अब लेफ्ट कहीं नहीं है, सिर्फ जेएनयू में होगा या ये जो मीडिया है लेफ्ट लिबरल जमात का उन्हीं में ही होगा। अब तो लेफ्ट मतलब गुजरे जमाने की बात हो गई। नहीं, एक और जगह लोग कह रहे हैं कि जेएनयू के गंगा ढाबे पे है लेफ्ट, और दूसरा जो है वो मीडिया में है, न्यूज रूम में है लेफ्ट अच्छी मात्रा में है, और तीसरी जगह में एक और जगह लेफ्ट है। भले ही कांग्रेस ने आज लेफ्ट मतलब उनको हरा दिया वहां केरल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिल में लेफ्ट बसा हुआ है। ये कन्हैया और ये जो जिस तरीके के ये जितने भी हैं, चाहे जयराम रमेश, ये सब तो लेफ्ट ही है ना, ये कोई राइट थोड़ी है, ये कांग्रेस की विचारधारा के लोग तो है नहीं। अब ये जो इस तरीके की फालतू फंड की बातें कर रहे हैं, ये तो भाई देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी केरल में लेफ्ट से लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में लेफ्ट के साथ उनका अपना एक अनैतिक रिश्ता भी चल रहा है। तो वो कांग्रेस पार्टी की दुविधा है। रही बात राहुल गांधी का मस्कट में घूमना, तो वो ठीक है, वो लेकिन आएंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ कि अब मोदी कांपता है, उनको जो स्क्रिप्ट मिलेगी फिर से देखिएगा वही आदमी बोलेगा। इस चुनाव में एक चीज बात आ रही थी कि भाई जब इन्होंने पिछली बार दीदी और दीदी किया था मोदी जी ने, उसका कहा गया कि भाई इसका बैकलैश हुआ है, लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक महिला मुख्यमंत्री के लिए आप दीदी और ये बात इस तरीके से व्यंग में कर रहे हो। मोदी ने दोबारा इस पूरे प्रचार अभियान में
कहीं व्यक्तिगत नहीं हुए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि सब अच्छे अच्छे पॉजिटिव नोट पे इन लोगों ने अपना वो किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब सीखेगी ये सबक? कांग्रेस पार्टी के शहजादे को कौन बताएगा कि भाई ये जो तुम कांपता है मोदी, मोदी तब अब हिल चुका है, मोदी जब मेरे मुझसे आंखें नहीं मिला पाता है, मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप जो है मतलब आप बेवकूफ इसलिए आप आंखें मिला पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। मोदी आपसे आंखें क्यों मिलाएगा? मोदी को आपसे आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? मोदी तो कुश्ती में आपको एक तरह से पटक कर और आपको पीठ के बल पे ला चुका है, उसको आंखें मिलाने की जरूरत ही नहीं है आपसे, आपसे कोई मुकाबला नहीं है आप उसका। तो अब वही चीज है। लेकिन आप देखिएगा, आएंगे जब मस्कट से शहजादे, फिर से उसी भाषा में बात होगी, फिर से दीदी वही सब बातें करेंगी, सब कुछ रीरन होता है। हर चुनाव के बाद वो पूरी तरह से उनका सफाया हो जाता है, सुपड़ा साफ हो जाता है, एकदम उनके सारे मान मर्दन हो जाता है कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति का। लेकिन उसके बाद आकर ये शहजादे फिर से, और फिर उसका पूरा एक इकोसिस्टम उनकी ढोल बजाना शुरू करेगा कि जी बहुत अच्छा भाषण दिया और ही हैज कम आउट ऑफ द एज टाइप की कहानियां जो है वो गढ़ी जाने लगी। यही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। इसी जो ये जो लुटियंस का जो मोह जाल है, माया जाल है, इसी में ममता फंस गई। उनकी ये जितनी भी ये जो महुआ मोइत्रा हो, चाहे सागरिका घोष हो, इस तरीके की जो जितनी भी इन्होंने फौज इकट्ठा की, राजदीप सरदेसाई जो एक मतलब दामाद कोटे से एक तरह से देख लें, मतलब वो तो मतलब उनकी पत्नी है तो उनका ससुराल है टीएमसी, तो उस तरीके से जितना भी इन्होंने एक अपना एक मजमा जमाया है, ये ममता बनर्जी के आगे इन्होंने एक फॉग क्रिएट किया। ममता बनर्जी अपनी जमीन को ही नहीं देख पाई अपने उनको, और जो बाकी जो कैडर था उसको उन्होंने आईपैक के भरोसे छोड़ दिया। उनको आईपैक संभाल रहा था, अब आप आईपैक की फाइलें लेकर घूमते रहो, आईपैक का तो पैकअप हो गया। तो अब ममता बनर्जी जमीन से कट चुकी थी। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको लात मारी तो मारी किसने? वो लात उनको जनता ने मारी, और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है कि भाई ये लात किसी सिक्योरिटी वाले ने, बीजेपी वाले ने नहीं मारी, आपको जनता ने मारी ये लात, और बहुत जबरदस्त मारी है। आपको आयोडेक्स मलना चाहिए। सर आयोडेक्स कहाँ मल रही है? वो तो रोग आ रही है, वो तो अब और तरह के अनाप शनाप आरोप लगाएंगी, रोएंगी गाएंगी, क्या पता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। उनको तो लगता है ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर निदान हो जाता है हर समस्या का। लेकिन फिर अब बड़े बड़े वकील कैसे हायर करेंगी, सवाल तो ये भी है। बहुत सारी फाइलें खुलेंगी सर। वो कोल की स्मगलिंग के मामले हैं इनके भतीजे पर, ईडी की जांच तो पहले ही चल रही थी। फिर वो जो गौ तस्करी के मामले हैं बांग्लादेश की तरफ के, वो सब खुलेंगे सर। बहुत जगह से फाइलें खुलेंगी, इसीलिए फाइलों को संजो कर रखने की बात हो रही है। मंत्रालय को सील कर दिया गया है, सभी मंत्रियों के दफ्तरों को। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है सर कि ममता को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है, और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना वो फायदे में रहेंगी। वरना अब पता नहीं कौन कौन सी फाइलें खुलेंगी और किस तरह से उनका इलाज होगा। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।